हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे व्हाट इज़ प्रपोजल, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन। तो ये चीज़ समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमें इन टर्म्स को समझना भी ज़रूरी है, बिकॉज दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो हम अपनी पहली टर्म से स्टार्ट करते हैं विच इज़ प्रपोजल। तो प्रपोजल जो है वो दिया गया है अंडर 2A, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर प्रपोजल को डिफाइन किया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो प्रपोजल क्या है? दैट when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal। तो जब कोई भी पर्सन, जब एक पर्सन, अगर हम बात करें प्रपोजल की, तो प्रपोजल को हम ऑफ़र भी कहते हैं। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ओके तो इसे ध्यान से सुनिएगा, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और इस व्यू से करता है कि जो सेकंड पर्सन है वो उसे असेंट दे। मतलब कि जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे पर्सन को कि वो कुछ करना चाहता है, एंड जब और इस व्यू से करता है कि जो सेकंड पर्सन है वो उसके लिए हाँ कर दे, देन दैट इज सेड टू बी प्रपोजल। इसे हम इजी लैंग्वेज में समझें तो इट्स ऑफर्स। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी चीज़ की ऑफ़र देता है और इस व्यू से देता है कि जो सेकंड पर्सन है वो उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, तो उसे हम प्रपोजल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को ऑफ़र करता है कि ही वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच। वो अपनी वॉच जो है वो बी को सेल करना चाहता है फॉर 200 रुपीज़। तो यहाँ पे ए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है बी को इस व्यू के साथ कि बी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। उसने जो अपनी विलिंगनेस दिखाई है उसको अपना असेंट दे दे। तो यहाँ पे ए जो है वो बी को प्रपोजल दे रहा है। सो इट वॉज प्रपोजल। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफ़र करता है इस व्यू से कि अगला पर्सन जो है वो उसे असेंट देगा, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तो उसे हम प्रपोजल कहते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव प्रॉमिस। प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्रॉमिस क्या है? तो प्रपोजल क्या कहता था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफ़र देते हैं तो वो हो गया प्रपोजल। अब जब सेकंड पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जिस टाइम उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया वो प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे कि ए ने बी को ऑफ़र किया था कि वो अपनी वॉच उसे देना चाहता है फॉर 200 रुपीज़। तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफ़र दिया था, उसे एक प्रपोजल दिया था। जिस टाइम पे बी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाएगा। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन सी कहता है कि जो पर्सन प्रपोजल देता है, यानी कि हेयर ए, उसे प्रॉमिसर कहा जाएगा, और जो पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट करता है यानी कि बी, वो प्रॉमिसी होगा। सो प्रॉमिसर मतलब जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, एंड प्रॉमिसी मतलब जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। ना एक और टर्म है विच इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंसिडरेशन को समझें तो कंसिडरेशन मतलब रिटर्न में कुछ देना, राइट। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। बट यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखें तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something,
Such act or existence or promise is called consideration for the promise. तो इट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रॉमिसी है या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर या तो कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या फिर उसने कुछ किया है या फिर उसने कुछ नहीं किया है, या फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो कुछ करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा, तो उस एक्ट या फिर उस एब्सिस्टेंस को हम कंसिडरेशन कहते हैं. इसे इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो यहाँ पे ए ने बी को वॉच दी और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें ये वॉच दे रहा हूँ और मुझे इसके बदले में 200 रुपीज़ चाहिए. तो यहाँ पे बी एट द डिज़ायर ऑफ ए, दैट इज एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, उसे कुछ रिटर्न में दे रहा है. उसे क्या दे रहा है? उसे 200 रुपीज़ दे रहा है. तो यहाँ पे उसने क्या किया है? उसे 200 रुपीज़ दिए हैं. तो उसने एक एक्ट किया है. सो दिस इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन. अगर यहाँ पे ए बी को, तो यहाँ तो ए ने बी को वॉच दी और बी ने उसको जो है वो 200 रुपीज़ दे दिए. तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, दैट हैज़ डन. सेकेंडली, या तो वो करेगा, मतलब उसे 200 रुपीज़ देगा, दैट इज़ ऑर्डर्स. या फिर बी ए को प्रॉमिस करता है दैट वो उसे 200 रुपीज़ देगा. सो हियर इज़ द थर्ड कंडीशन, दैट और promises to do और abstain from doing. तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. तो यहाँ पे ए ने बी को वॉच दी और बी ने उसे 200 रुपीज़ दिए. तो ये जो 200 रुपीज़ है ये कंसिडरेशन है, मीन समथिंग इन रिटर्न. सो नेक्स्ट टर्म वी हैव अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या है? ये जो प्रोमिस किए हैं, दैट एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. तो कोई भी प्रोमिस है जिसमें कंसिडरेशन है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ए ने बी को वॉच दी और बी ने उसे 200 रुपीज़ दिए, तो प्रॉमिस भी हुआ, कंसिडरेशन भी हुई. तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट फॉर्म हो गया. सो जहाँ पे प्रॉमिसेस हैं और जहाँ पे प्रॉमिसेस के बदले में कंसिडरेशन दी जा रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड अग्रीमेंट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो अंडर 2 सेक्शन एंड सबसेक्शन जी के अंडर दी गई है. एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो जितने भी अग्रीमेंट हैं जो कि लॉ जिन्हें एनफोर्स करता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं. तो इट मीन्स अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है और वो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए. कौन कौन से अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते? अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जैसे किसी को मार देना, कुछ चोरी करना, सो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो बाय लॉ इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर इलीगल. या फिर अगर कोई मतलब या फिर कोई इमोरल है या फिर कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते, वो सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. बट जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स हैं जो बाय लॉ इन्फोर्सिबल हो सकते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं. सो अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है. So this was our contract. Now next we have essentials elements of contract. तो अगर हम essential elements की बात करें तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट essential elements की बात करती है. So first one we have offer and acceptance. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एक पर्सन ऑफ़र कर रहा है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली देन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म. अगर कोई ऑफ़र नहीं है या फिर ऑफ़र दी है लेकिन उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही चीज़ों का होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा. सो सेकेंड पॉइंट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करना हो तो एक इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अगर एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ केस ऑफ रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन रॉस. तो इस केस में 2 फर्म्स एक अग्रीमेंट में एंटर हुई थी जिनमें उन्होंने सेल एंड परचेज ऑफ टिश्यू पेपर का अग्रीमेंट किया था. तो इस अग्रीमेंट में एक क्लॉज था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है एंड इट्स नॉट सब्जेक्ट टू लीगल जुरिस्डिक्शन. तो इसमें कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की थी क्योंकि पार्टीज़ का
पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड वी हैव कंसेंसस एड इडम। सो कंसेंसस एड इडम का मीन्स क्या है, दैट बोथ पार्टीज अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस एड इडम नहीं है, उन दोनों का सेम चीज़ पे सेम सेंस में कंसेंट नहीं है, दैट वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास 2 फ्लैट्स हैं, वन इन मुंबई एंड अदर इन दिल्ली। तो ए यहाँ पे बी को ऑफर करता है कि वो उसको अपना फ्लैट बेचेगा विद इंटेंशन टू सेल हिज फ्लैट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे बी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे बी सोच रहा है दैट ए इज़ गोइंग टू सेल हिज फ्लैट विच इज़ इन दिल्ली। यहाँ पे उनका जो कंसेंसस आइडिया नहीं है, वो सेम थिंग को सेम सेंस में नहीं सोच रहे। हालांकि दोनों फ्लैट्स की ही बात कर रहे हैं, बट वन इज़ ऑफ मुंबई एंड अदर्स ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट वी हैव कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो अगर कोई भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो उन दोनों पार्टीज जो हैं वो कंपिटेंट होनी चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कंपिटेंसी ऑफ पार्टी मीन्स दे मस्ट बी मेजर, वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए दोनों पार्टीज, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। एंड थर्ड कि वो किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं की हो जानी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो अगर किसी भी पार्टी की ये तीनों चीज़ें मतलब हैं, दैट पर्सन वुड बी कम्पिटेंट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट वी हैव फ्री कंसेंट। अगर कोई भी पर्सन अग्रीमेंट में एंटर कर रहा है तो वाइल एंटरिंग इन द अग्रीमेंट उसका जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ एनी फ्रॉड, बिकॉज ऑफ एनी फोर्स और बिकॉज ऑफ एनी मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर वो किसी फोर्स में आके या किसी फ्रॉड में आके या फिर किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में आके उस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर रहा है, उस एग्रीमेंट के लिए हाँ कर रहा है, तो दैट वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने जा रहे हैं तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को मारने का है, कुछ गैम्बलिंग करने का है या फिर किसी को कहीं चोरी करने का या डकैती करने का, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वाइड। उनका जो ऑब्जेक्ट है वो ही इलीगल है, वो ही लॉफुल नहीं है, वो ही अनलॉफुल है, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स कांट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वी हैव नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड। सो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो सेक्शन 24 to 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को डिक्लेयर करती है। सो इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो वाइड हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड नहीं होने चाहिए बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देन नेक्स्ट वी हैव सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई भी पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है तो उसमें उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये कह रहा है दैट मैं इस डेड पेन को, इस मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दूंगा, तो उसको परफॉर्म करने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज नो वन कैन मेक अ पर्सन अलाइव हु इज़ डेड। किसी भी मरे हुए इंसान को कोई भी पर्सन ज़िंदा नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉमिस कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन लीगल फॉर्मेलिटीज़। Oral contract are very much valid, but कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लॉ ने स्पेसिफिकली इन राइटिंग रिक्वायर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेल का कॉन्ट्रैक्ट, मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका इन राइटिंग होना, उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो अगर वो राइटिंग में है और फिर रजिस्टर्ड है, ओनली देन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू गाइज।